ना ये जो दृश्य अपने सामने आप देख रहे हैं ये नेपाल के हैं। नेपाल के पार्लियामेंट को जला दिया गया है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है और ना सिर्फ पार्लियामेंट को बताया जा रहा है, इनके सुप्रीम कोर्ट को भी जला दिया गया है। ये जरा आप देख पाओगे, ये सिचुएशन है आज के समय काठमांडू में। ऑनेस्टली आप अगर मुझसे पूछे, जिस तरीके से बांग्लादेश में कोट एंड कोट रेवोल्यूशन हुआ था रातों रात, सेम पैटर्न यहां पर दिख रहा है। युवक बहुत बड़ी मात्रा में कैपिटल में पहुंच गए, प्रोटेस्ट हुआ। कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को बताया जा रहा है यहां पर चोट आई है। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है नेपाल के, उनकी पत्नी बुरी तरीके से जल चुकी है। और नेपाल की आर्मी बस यहां पर यह कह रही है कि रेस्ट्रेन रखिए, सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है आज के समय। और नेपाल में लग रहा है कि एक बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है। और इस रेवोल्यूशन में देखिए किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा। इधर आप देख पाओगे जो बिल्डिंग जल रही है, ये नेपाल का एक मेजर मीडिया हाउस है। इसको भी जला दिया गया है। कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि नेपाल में जो मंत्री हैं उनको भी सड़कों पे भगाया गया है। जो टॉप रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको भी भगाया गया है। बेसिकली सिचुएशन नेपाल में बहुत ज्यादा खराब है। आने वाले कुछ घंटों में कुछ भी हो सकता है। सडनली एनीथिंग कैन हैपन ओवर हियर। केपी ओली कुछ रिपोर्ट्स यही बता रही है कि देश छोड़ के भी भाग सकते हैं। और यहाँ पे आपका सवाल आएगा, अचानक से नेपाल में ये सब क्यों हो रहा है? व्हाई इज दिस हैपनिंग? लोग इतने सारे काठमांडू में आ गए। और आप देखोगे आर्टिकल जो पब्लिश किए जा रहे हैं, वहां पर यह लिखा है कि ये है नेपाल के जेन जी प्रोटेस्ट। जेन जी आपको पता होगा, जनरेशन जी को कहते हैं। मतलब जो लोग जिनका जन्म हुआ था साल 2000 के बाद, जो 25 साल या 25 साल से कम उम्र के लोग हैं, 18 से लेकर 25 साल के आसपास के लोग, ये सड़कों पे उतरे हैं ज़्यादातर। और करप्शन से लड़ाई के नाम पर ये सारी चीज़ें हुई हैं ना। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, केपी ओली रिजाइन कर चुके हैं, नेपाल के पार्लियामेंट को जला दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को जला दिया गया है। अब इसके बाद क्या होगा? कौन सी नई ताकत नेपाल में पावर संभालेगी? आप देखोगे कई आर्टिकल्स इस बारे में भी लिखे गए हैं कि क्या नेपाल में यूएस और चाइना की एक प्रॉक्सी बैटल हुई है। जैसे आप लोग जानते हैं, नेपाल पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे चाइना के करीब गया है। और रिसेंटली हमने ये देखा कि नेपाल में जो सोशल मीडिया है, आई मीन हर टाइप का सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये बैन कर दिया गया था। बताया जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज को यह बात बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। और उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने यहाँ पे अपनी पावर दिखाई है कि दिस इज व्हाट वी कैन डू। जो बांग्लादेश में हुआ था सेम टू सेम यहाँ पर नेपाल में हो रहा है। नाउ अगेन, ये एक थ्योरी है, कई लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। बट अभी के लिए जैसे मैं आपको बताऊं, न्यूयॉर्क टाइम्स भी ये बात रिपोर्ट कर चुका है। एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, नेपाल में सोशल मीडिया वापस ऑनलाइन आ चुका है। 19 से ऊपर लोगों की मौतें हुई हैं प्रोटेस्ट में। जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका ये कहना है कि जो प्रशासन है वहां पे, पुलिस, आर्मी वगैरह, उनके पर्सनल ने काफी जगह स्टूडेंट्स को मारा भी है। कुछ रेप्स के भी एलिगेशंस यहां पर लगाए गए हैं। बट आप एक बात नोट करिए, सोशल मीडिया वापस ऑनलाइन आने के बाद भी ना प्रोटेस्ट कहीं भी नहीं थम रहे। और अभी पता नहीं नेपाल में क्या होगा, कि क्या मोनार्की वापस आएगी, यहाँ पर राजा वापस आएंगे, क्या होगा, किस टाइप की गवर्नमेंट यहाँ पर बनेगी, नो वन नोज। और अगर यहाँ पे आप लोगों का सवाल ये है कि अचानक से नेपाल में इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसमें यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप, टिकटॉक, इंस्टाग्राम सब आते हैं, सबको इकट्ठा बैन क्यों किया गया था? देखिए, नेपाल की सरकार का ये कहना था कि एक तो नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न था। इनके हिसाब से सोशल मीडिया में ऐसी बातें फैलाई जा रही थी जिससे देश में अस्थिरता बढ़ सकती है। फेक न्यूज बहुत ज्यादा फैलाई जा रही थी और पब्लिक डिसऑर्डर जिससे फैले, ऐसी बातें फैलाई जा रही थी। उसके रिस्पांस में नेपाल की सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। और जेनजी लोग, जैसे आप लोग जानते हैं, आज के समय बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं सोशल मीडिया पे। ना सिर्फ जेनजी, एक्चुअली कोई अगर 30-35 साल का भी हो, सोशल मीडिया के बिना आज के समय इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, बिजनेसेस अपने चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसलिए काठमांडू में इमीडिएटली प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए। प्राइमरली स्टूडेंट्स, डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स, बेसिकली आप कह लीजिए नेपाल में जो बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन गए थे, जिनकी हजारों लाखों की फॉलोइंग है ऑनलाइन, वो भी यहां पर बोल पड़े कि देखिए देश में बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है, कुछ बदलना होगा, ये नहीं चलेगा, वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस। और अगर आप सोच रहे हैं कि नेपाल के सोशल मीडिया में ऐसा क्या कंटेंट फैलाया जा रहा था कि नेपाल की सरकार को डर लगना स्टार्ट हो गया, एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। टिकटॉक में ना ऐसी जो वीडियोस है ये बहुत ज्यादा
ना स्टार्टिंग में ना जो इन लोगों ने दिखाया है कि नेपाल के जो इलीट लोग हैं, जो यहाँ पे मंत्री हैं, इनके बच्चे कैसे यूरोप में घूमते हैं, इनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, पैसा खर्चते हैं, लग्जूरियस लाइफ बिताते हैं यहाँ पर ये लोग। जबकि यहाँ पे आप देख पाओगे सारे नेपाल के जो इलीट लोग हैं, इनकी फ़ोटोज़ हैं, ठीक है? जबकि नेपाल में आप अगर देखो जो आम आदमी है, वो इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे आप देख पाओगे। नेपाल में आपको पता है काफ़ी बार बाढ़ और भूकंप की वजह से काफ़ी तबाही हुई है। तो लोगों में एक्चुअली गुस्सा इस बात को लेकर था कि एक तरफ नेपाल की एक बड़ी आबादी इस तरीके से जी रही है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। दूसरी तरफ ये लोग देख रहे हैं कि नेपाल में जो अमीर लोग हैं, उनको इसकी कोई परवाह नहीं है। वो आराम से देश से बाहर जाकर पैसा अपना खर्च रहे हैं। और नेपोटिज्म देखिए एक ऐसा इशू है जिसको लेकर बहुत से लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं नेपाल के। ऐसे लग रहा है कि कुछ परिवार हैं वो पावर में आ चुके हैं, बस उसी परिवार से एक के बाद एक करके कोई ना कोई पावर में आता रहता है। बाहर के लोगों को चांस मिलता नहीं है कि दे कैन बिकम समथिंग बिग एज वेल। और नेपाल में देखो इस टाइप का जो गुस्सा है ना, ये बहुत ज़्यादा नेचुरल है कि सामने आना ही था। मैं आपको अगर जीडीपी पर कैपिटा के नंबर्स दिखाऊं तो इधर आप देख पाओगे भारत की जो जीडीपी पर कैपिटा है ये 2700 के आसपास जा रही है। बांग्लादेश की 2500 के आसपास है। नेपाल की आप अगर देखोगे 1500 से भी कम है। यहाँ पर जेन्युइनली लोगों में एक फीलिंग है कि रीजन में हम बहुत पीछे रह गए। रीजन के बाकी देश अगर देखो तो तरक्की कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों की लाइफ में इंप्रूवमेंट आई है, बट नेपाल में एक्चुअली देखो ये भी मुझे बोलना पड़ेगा। अगर लोगों को ये भी दिख रहा है ना कि सारा देश ही गरीब है, ठीक है, हम भी गरीब है, हमारे नेता भी गरीब है, वो भी सादे हैं। अब एक तरफ लोग देखते हैं जीडीपी पर कैपिटा में हम इतना पीछे रह गए, फिर वो लोग देखते हैं कि जो ये नेपो किड्स है ये यूरोप घूम रहे हैं, ये कहीं पर यूएस घूम रहे हैं, इनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, तब उनको अंदर से फीलिंग आती है कि जो पैसा हम में बंटना चाहिए था, देश में इन्वेस्ट होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं करप्शन के जरिए और जगह जा रहा है। नहीं तो जिन लोगों की सैलरी लाखों रुपए की होनी चाहिए, महीने के हिसाब से एट मैक्स 2 लाख 3 लाख रुपए होनी चाहिए सैलरी, ये लोग यूरोप के टूर और इतने सारे महंगे महंगे ब्रांड्स ये कैसे परचेज कर पा रहे हैं? इनके पास करोड़ों की नेटवर्थ कैसे बिल्ड हो गई? ये इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे इस टाइप की वीडियोस नेपाल के सोशल मीडिया पे आम हो गई थी। ये नेपाल के मिनिस्टर्स के बेटे ऊपर लिखा है नेपो किड्स। किस तरीके से इनकी लाइफ है आप देख पाओगे, ठीक है? मतलब यहाँ पर यूरोपियन शहरों में ये पता नहीं क्या स्विट्जरलैंड है क्या है, यहाँ पर आलीशान ये रूम्स कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं, ऐसा लाइफस्टाइल ये लोग कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं। ये जो सारी फोटोज है ना, ये सोशल मीडिया में जैसे जैसे सर्कुलेट हुई, लोगों को ये समझ में आने लगा कि नेपाल में एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जो इनके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है यहाँ पर सिचुएशन इतनी खराब है कि लोग मर रहे हैं, दूसरी तरफ जो इनका कंट्री का एलीट है दे आर एंजॉयिंग सच ए लाइफ। तो जो प्रोटेस्ट का बेस था ये यहाँ से स्ट्रांग हो गया। उसके बाद जब सोशल मीडिया बैन किया गया ना, लोगों ने कहा कि अब तो देखिए हमारी यहाँ पर आवाज दबाई जा रही है। और अब इसके आगे मुझको ये बोलना पड़ेगा, जिस तरीके से पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट जला दिया गया है ना, वो आम आदमी का काम नहीं होता। मैं ये आपको बता दूं, आम आदमी में यू नो ऐसा दिमाग नहीं होता कि जाके देश का सुप्रीम कोर्ट जला दे। उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक हायर पावर भी कहीं ना कहीं वहां पे इन्वॉल्व है। बट इधर वे नेपाल में मैं कहूंगा कि एक फाउंडेशन तैयार हो रखी थी, लोग बहुत गुस्सा थे, लंबे समय से लोग गुस्सा थे, और अब उसका रिजल्ट हम लोग यहाँ पर सामने देख रहे हैं। और नेपाल की प्रोग्रेस के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये जो प्रोटेस्ट हैं इससे नेपाल में इन्वेस्टमेंट्स मोस्ट प्रॉब्ली और कम होने वाली है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। बांग्लादेश में भी हमने सेम केस देखा है। ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ और इकोनॉमिक एक्टिविटी गिरी है जब से मोहम्मद यूनस वहाँ पे पावर में आए हैं। और नेपाल के लिए जनरली बुरा इसलिए भी लगता है क्योंकि नेपाल ने ना आज से कुछ साल पहले एमसीसी को ज्वाइन किया था। इसके अंडर नेपाल को $500 मिलियन का यूएस ग्रांट, लोन नहीं मतलब फ्री का पैसा, $500 मिलियन का ये मिलना था। ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर नेपाल ने किया था। इनके पास ऑप्शन थी कि या तो चाइना से लोन उठाते या फिर ये $500 मिलियन यूएसए से लेते। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये $500 मिलियन नेपाल को मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट निल हो चुके हैं। तो ये जो पैसा था यूएसए से ये भी नहीं आया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैल गई है। केपी ओली जो एक बार को इंडिया के अगेंस्ट बहुत कुछ बोला करते थे, ये भी अब लग रहा है कि देश छोड़ के भाग जाएंगे। नेपाल के साथ होगा क्या आने वाले समय में, ओनली टाइम विल टेल। बट यहाँ पे तरक्की के लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो अभी देखिए नेपाल से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ और मेजर अपडेट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे आपसे मैं सवाल पूछूंगा कि रिसेंटली वो कौन सा देश है जिसने दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है कोलोन कैंसर वैक्सीन को। ये कह रहे हैं बहुत जल्द ये आम जनमानस के लिए तैयार हो जाएगी, एक ऐसी वैक्सीन है जो कोलोन कैंसर से ह्यूमन बीइंग को बचा सकती है। बताइए किस कंट्री ने ये वैक्सीन प्रेजेंट करी है दुनिया के सामने। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, चाइना, रशिया या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली एक इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए। आप लोगों ने एक बात नोट करी होगी कि कई लोग इस बात के चिंतन में होते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबकी जॉब ले लेगा, जबकि एनवीडिया के सीईओ ने ओपनली ये कहा था कि वो आदमी आपकी जॉब लेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रॉपरली यूज करना समझ चुका है और एआई के जरिए अपनी प्रोडक्टिविटी वो काफी हद तक बढ़ा चुका है। करियर 247 आपके लिए लेके आया है डेटा एनालिस्ट कोर्स, जो हमारा सबसे ज्यादा इन डिमांड कोर्स है आज के समय। कई लोग फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आज के समय डेटा एनालिटिक्स होता क्या है, कैसे उसमें करियर बिल्ड कर सकते हैं, ये सीख रहे हैं थ्रू करियर 247। और याद रखिएगा इस कोर्स का नाम सिर्फ करियर 247 डेटा एनालिटिक्स कोर्स नहीं है, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। क्योंकि जब आप जॉब मार्केट में उतरते हो तब आपके पास सिर्फ एक ग्रेजुएशन डिग्री काफी नहीं है। आपके पास अगर स्किल्स हैं और स्किल्स में आप दिखाते हो कि आप एक बहुत अच्छे डेटा एनालिस्ट हो और साथ ही साथ जनरेटिव एआई को कैसे यूज करना है, इसमें आपको काफी अच्छी नॉलेज है, यू विल बी मोर इन डिमांड। जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, यू कैन अर्न बेटर, यू कैन ओपन जॉब प्रोस्पेक्ट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और डेटा एनालिस्ट की डिमांड देखिए हर सेक्टर में, चाहे मेडिकल, टूरिज्म, मिलिट्री, गवर्नमेंट, कहीं भी किसी भी सेक्टर में चले जाओ, हर जगह डेटा है। हर जगह डेटा को समराइज करके जो एक्चुअल पिक्चर है वो कंपनी के सामने लाने वाले लोग, मतलब डेटा एनालिस्ट, उनकी जरूरत लगातार बढ़ती जा रही है। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यू कैन ज्वाइन दिस बैच सिंस इन इट्स वेरी बिगिनिंग। आपको करना सिंपली यहाँ पर ये है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको यहाँ पर लिंक में मिल जाएगा, मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PD10 और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।